नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। फिक्की ने हिडन स्ट्रीम, अवैध बाजारों, वित्तीय प्रवाह, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। ग्लोबल वार्मिंग की गति में कमी लाने के लिए सीमेंट उद्योग का विकार्बनीकरण महत्वपूर्ण है। 22वें विधि आयोग ने ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूएनटीओसी की 20वीं वर्षगांठ इटली में मनाई गई। विधि आयोग ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत सहमति की आयु सीमा शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह की ढेलेदार मिट्टी की वजह से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और इसरो के लोगो की स्पष्ट छाप नहीं छोड़ पाया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। फिक्की ने हिडन स्ट्रीम, अवैध बाजारों, वित्तीय प्रवाह, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की की अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट अवैध गतिविधियों के अलग अलग रूपों की पेचीदगियों की जांच करती है, साथ ही अवैध अर्थव्यवस्था, आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच जटिल गठजोड़ को भी रेखांकित करती है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने में अच्छी प्रगति प्रदर्शित की है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक और अपराध सूचकांक में भारत के बेहतर स्कोर से इसकी पुष्टि होती है। भारत में संगठित अपराध को अंजाम देने वाले अपराधी कम मौजूद हैं। वर्ष 2021 में भारत में मनी लॉन्ड्रिंग की मात्रा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5% थी। वर्ष 2021 में हिंसा का आर्थिक प्रभाव देश की जीडीपी का लगभग 6% था, जो कि क्रय शक्ति समता के आधार पर था। भारत नशीली दवा उत्पादक प्रमुख देशों के पास स्थित है। इस वजह से नशीली दवाओं का अधिक अवैध व्यापार देखा जाता है। हाल के वर्षों में इस व्यापार में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। फिक्की ने गैर कानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए नीतिगत अनुशंसा करने के लिए 6 C's का सुझाव दिया है। अब ये 6 C's हैं: आतंकवाद और संगठित अपराध का विनियामक फ्रेमवर्क के तहत संज्ञान लेना यानी कॉग्निजेंस। दूसरा है कंटिन्यूअस यानी कि गैर कानूनी वित्तीय प्रवाह की निरंतर और गहन जांच करना। तीसरा है कोऑर्डिनेशन यानी कि अधिक समन्वय के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी का गठन करना। चौथा C है क्रिएटिंग यानी जागरूकता पैदा करना और उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं बदलना। पांचवा है कॉम्बैटिंग यानी व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग से निपटना। और छठा C है कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और समन्वय स्थापित करना। आपको बता दें कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस तैयार करता है। 2023 के सूचकांक में भारत 13वें स्थान पर रहा। ग्लोबल वार्मिंग की गति में कमी लाने के लिए सीमेंट उद्योग का विकार्बनीकरण महत्वपूर्ण है। सीमेंट उद्योग में पायरो प्रोसेसिंग और कैल्सिनेशन प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जो कार्बन उत्सर्जन का कारण बनती हैं। पायरो प्रोसेसिंग के तहत चूना पत्थर और क्ले को भट्टी में 1400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है और कैल्सिनेशन के अंतर्गत कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। सीमेंट उद्योग में विकार्बनीकरण की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये विश्व में लोहे और इस्पात के बाद दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक उत्सर्जक है। सीमेंट उद्योग वैश्विक स्तर पर CO2 उत्सर्जन में लगभग 7% का योगदान देता है। वर्ष 2050 या 70 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सीमेंट उद्योग का विकार्बनीकरण करना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत के समक्ष अभी काफी चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि भारत में शहरीकरण काफी तीव्र गति से हो रहा है। यहाँ आवास और अवसंरचनाओं के विकास में तेजी देखी जा रही है। पायरो प्रोसेसिंग और कैल्सिलेशन के लिए विकल्पों की उपलब्धता की कमी है और क्षेत्रीय ऊर्जा दक्षता संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए पहले और आर्थिक उपाय सीमित हैं। और इसके उपाय के लिए ब्लेंडेड सीमेंट की हिस्सेदारी को बढ़ाना यानी कि किसी अन्य विकल्प का उपयोग करके चूना पत्थर का कम से कम उपयोग करना सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा सीमेंट के उत्पादन में पुनर्चक्रित सामग्रियों की हिस्सेदारी को बढ़ाने का उपाय हो सकता है। साथ ही रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल यानी RDF, औद्योगिक अपशिष्ट और बायोमास जैसे वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग किया जा सकता है। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज जैसी नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा सकता है। सीमेंट में शामिल घटकों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारत मुख्य रूप से 4 प्रकार की सीमेंट उत्पादित करता है, जिनके घटक उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें चूना पत्थर या धातु मल यानी क्लिंकर का यूज किया जाता है। इसके अलावा फ्लाई ऐश, स्लैग, जिप्सम आदि का उपयोग किया जाता है।
और आइए अब बात करते हैं कानून और विधि आयोग की। 22वें विधि आयोग ने ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज करने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विधि आयोग ने अपनी 282वीं रिपोर्ट कानून और न्याय मंत्रालय को सौंप दी है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है ऑनलाइन माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में संशोधन। दरअसल दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कई सिफारिशें भी की गई हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि EFIR को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। ऐसे सभी संज्ञेय अपराधों के मामले में EFIR दर्ज करने की अनुमति दी जानी चाहिए जहां आरोपी के बारे में पता नहीं है या आरोपी के बारे में पता है और उसे 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। राज्यों के पास अपराधों की सूची का विस्तार करने की शक्ति होनी चाहिए। पक्षकारों के निजता के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुखबिर या शिकायतकर्ता का सत्यापन किया जाना चाहिए और झूठी सूचना देने के लिए सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। साथ ही सभी गैर संज्ञेय अपराधों के मामले में शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी जानी चाहिए। शिकायत का मतलब है इस संहिता के तहत कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित रूप से वर्णित कोई भी आरोप और साथ ही क्षमता निर्माण पर ध्यान देने की जरूरत है। ये सभी सिफारिशें इस रिपोर्ट में की गई हैं। दरअसल EFIR का महत्व इसलिए है क्योंकि नागरिक किसी अपराध की प्राथमिकी आसानी से और कुशलता से दर्ज करा सकते हैं। शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों पर हो रही कार्रवाई को समय समय पर ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके अलावा इससे पुलिस स्टेशन में लोगों के आने की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की 20वीं वर्षगांठ इटली में मनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध को ऐसी अवैध गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें 2 या 2 से अधिक देशों में समूहों या नेटवर्क द्वारा मिलकर संचालित किया जाता है। इसमें वित्तीय या भौतिक लाभ के लिए हिंसा, भ्रष्टाचार आदि का सहारा लिया जाता है। UNTOC को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2000 में अपनाया था। इसे 2003 में लागू किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी पहला व्यापक और वैश्विक साधन है। इस अभिसमय के पूरक के रूप में 3 प्रोटोकॉल हैं। व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने, प्रतिबंधित करने एवं दंडित करने के लिए प्रोटोकॉल। भारत ने इसकी अभिपुष्टि की है। दूसरा है भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल। तीसरा है आग्नेयास्त्रों, उनके हिस्सों आदि के अवैध निर्माण और तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल। इनमें से किसी भी प्रोटोकॉल में पक्षकार बनने से पहले देशों को स्वयं अभिसमय में पक्षकार बनना होगा। इस अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता 147 देश हैं और पक्षकार 191 देश हैं। भारत ने 2011 में इसकी अभिपुष्टि की थी। भारत द्वारा और भी कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को दर्ज करने और प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल प्राधिकरण है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 पारित किया गया है, जिसमें विशेष रूप से मानव तस्करी को परिभाषित किया गया है। तो इस तरह से भारत ने मानव तस्करी को रोकने के लिए अपने स्तर पर कई उपाय किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन अभिसमयों की अभिपुष्टि की है। अगली खबर बाल अधिकार एवं संरक्षण से जुड़ी हुई है। विधि आयोग ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत सहमति की आयु सीमा शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सहमति की आयु सीमा यानी एज ऑफ कंसेंट कम करने को अस्वीकार कर दिया है। आयोग का मानना यह है कि ऐसा करने से बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ जारी लड़ाई पर सीधा और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं लूप होल्स का सहारा लेकर जो अपराधी हैं वो अपनी मनमानियां करेंगे और इनका फायदा उठा सकेंगे कहीं ना कहीं। तो सहमति की आयु सीमा दरअसल वो उम्र है जिसके पार करने पर कोई व्यक्ति विवाह करने या यौन संबंध बनाने के लिए सहमति देने के लिए कानूनी रूप से सक्षम हो जाता है। वर्तमान स्थिति ये है कि पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत सहमति की आयु सीमा यानी कि एज ऑफ कंसेंट 18 वर्ष है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 8 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक पर पेनिट्रेटिव लैंगिक हमले के लिए 10 वर्ष और लैंगिक हमले के लिए 3 वर्ष की कैद की सजा का प्रावधान है। पॉक्सो अधिनियम का परिवारों द्वारा किशोरों के बीच सहमति से बनाए गए संबंधों को भी आपराधिक ठहराने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे न्यायपालिका पर मामलों का बोझ बढ़ रहा है। विधि आयोग ने इसमें कई सिफारिशें की हैं, जैसे कि विधि आयोग ने पॉक्सो अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की है। उसके तहत ये कहा है कि अदालतों को किसी आरोपी को पॉक्सो के तहत निर्धारित न्यूनतम जेल अवधि से कम सजा देने के लिए
न्यायिक विवेक का उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए। न्यायिक विवेक का उपयोग कुछ शर्तों पर ही किया जा सकता है, जैसे कि यौन संबंधों की अप्रत्यक्ष स्वीकृति हो, आरोपी की उम्र बालक से 3 साल से ज्यादा न हो, तो ऐसी कुछ स्थितियों में न्यायिक विवेक के प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है। और अब अगली खबर अंतरिक्ष से संबंधित है। रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह की ढेलेदार यानी लंपी मिट्टी की वजह से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और इसरो के लोगो की स्पष्ट छाप नहीं छोड़ पाया है। प्रज्ञान रोवर अपने पहियों पर उभरे राष्ट्रीय प्रतीक और इसरो के लोगो की स्पष्ट छाप नहीं छोड़ पाया है। ये जो आइडिया आया था, ये आया था अपोलो 11 से। अपोलो 11 से इंस्पिरेशन लेकर के भारत के इसरो ने भी ऐसा कुछ करने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें इसरो को खासी सफलता नहीं मिली। लेकिन सफलता यहाँ मिली कि इससे ये पता चल गया कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की मृदा के गुणों के संबंध में हमको जानकारी मिल गई, एक नया संकेत मिला है, एक नई समझ विकसित हुई है। तो पहले के मिशनों में चंद्रमा के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में टेल्कम पाउडर जैसी मुलायम मिट्टी का संकेत मिला था। विक्रम लैंडर की लैंडिंग प्रक्रिया के दौरान आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम धूल उत्पन्न हुई थी और इससे ये पता चलता है कि चंद्रमा की सतह ढीली धूल युक्त नहीं बल्कि चिपचिपी और गांठदार है। चंद्रमा की ढेलेदार मिट्टी किसी वाष्पशील पदार्थ जैसे वाटर आइस की उपस्थिति का संकेत दे सकती है। चंद्र रेगोलिथ के बारे में यहाँ पता चला है, तो चंद्रमा की मिट्टी को ही हम चंद्र रेगोलिथ कह सकते हैं। रेगोलिथ की एक मोटी परत संपूर्ण चंद्रमा की सतह को कवर करती है। ये परत खंडित और असंगठित चट्टान सामग्री से बनी हुई है। पृथ्वी की मृदा के विपरीत चंद्रमा की मिट्टी को किसी भी तरह से आकार, रूप या रसायन विज्ञान के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जाता है। चंद्रमा की मिट्टी में कोई कार्बनिक पदार्थ मौजूद नहीं है। हवा और पानी की अनुपस्थिति में नई खंडित सतहों के निर्माण के साथ बनी मृदा के कणों के किनारे नुकीले रह जाते हैं। चंद्र रेगोलिथ के कई घटक हैं, जैसे रॉक चिप्स, खनिज के टुकड़े, इम्पैक्ट एवं ज्वालामुखी ग्लास तथा चंद्रमा पर पाए जाने वाला एक अजीब घटक जिसे एग्लूटिनेट्स कहा जाता है। वहीं चंद्रमा पर ज्वालामुखीय ग्लास या शीशा, जो कि मैग्मा के ठंडे होने पर बना आकारहीन ग्रेनाइट चट्टान जैसा होता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली 2.0। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG ने IGMS 2.0 लोक शिकायत पोर्टल और ट्री डैशबोर्ड पोर्टल में स्वचालित विश्लेषण का शुभारंभ किया है। IGMS 2.0 कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी IIT कानपुर है। इसका उद्देश्य केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के तहत दर्ज की गई एवं निपटान की गई शिकायतों, राज्यवार और जिलेवार शिकायतों तथा मंत्रालयवार आंकड़ों का त्वरित सारणीबद्ध विश्लेषण प्रदान करता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं से युक्त है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक अनुपात है जो अर्थव्यवस्था में अलग अलग क्षेत्रकों के विकास को मापता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO हर महीने IIP डेटा जारी करता है और इसका वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है। IIP में 3 व्यापक क्षेत्र शामिल हैं: विनिर्माण, खनन और विद्युत। IIP में सभी 8 कोर उद्योगों का भारांश 40.27% है। IIP में कोर उद्योगों का घटता क्रम है इस तरह से: सबसे पहले नंबर पर है रिफाइनरी उत्पाद जिसका भारांश 28.04% है। दूसरे नंबर पर विद्युत है जिसका भारांश 19.85% है। तीसरे नंबर पर इस्पात है जिसका भारांश 17.92% है और उसके बाद कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक का भारांश शामिल है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम CPSE का अनुचित वर्गीकरण। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरिडा को अनुसूची B से अनुसूची A में अपग्रेड किया गया है। इरिडा एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इससे इरिडा को मिनी रत्न श्रेणी 1 से नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। CPSEs को 4 अनुसूचियों A, B, C और D में डिवाइड किया गया है। इस वर्गीकरण को 1965 में बोर्ड स्तर के अधिकारियों का वेतनमान निर्धारित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने वर्गीकरण और संशोधन उन्नयन के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं, जैसे मात्रात्मक मानदंडों में शामिल है निवेश, निवल बिक्री और लाभ, और गुणात्मक मानदंडों में शामिल है राष्ट्रीय महत्व और प्रौद्योगिकी का स्तर।
अगला टॉपिक है एशियाई विकास बैंक। एडीबी ने पूंजी प्रबंधन सुधारों को मंजूरी दे दी है। इससे अगले 10 वर्षों में $100 अरब की नई वित्त पोषण क्षमता प्राप्त हो सकेगी। एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। इसे 1966 में एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एसपैप के प्रयासों से स्थापित किया गया था। इसका कार्यादेश है एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और संधारणीय एशिया और प्रशांत क्षेत्र का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध होना। इसका काम है ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करना। इसमें भारत सहित 68 सदस्य देश हैं। 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देश हैं और 19 इससे बाहर के देश हैं। 5 सबसे बड़े शेयर धारक हैं जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके अलावा चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया। क्लाउड एरोसोल लिडार एंड इंफ्रारेड पाथफाइंडर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन मिशन। नासा ने घोषणा की है कि उसके कैलिप्सो सैटेलाइट ने अपना विज्ञान मिशन समाप्त कर दिया है। ये उपग्रह लिडार का उपयोग करके जलवायु, मौसम और वायु गुणवत्ता के मापन के लिए प्रक्षेपित किया गया था। इस सैटेलाइट को 2006 में लॉन्च किया गया था। इसे नासा और फ्रांस के CNES यानी सेंटर नेशनल डी एट्यूड्स स्पैटियल्स ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। इसे क्लाउड सेट उपग्रह पर क्लाउड प्रोफाइलिंग रडार सिस्टम के साथ प्रक्षेपित किया गया था। नाविक के लिए चिपसेट। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नाविक के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिपसेट्स यानी माइक्रोचिप्स का निर्माण पहली बार कोई भारतीय कंपनी मंजीरा डिजिटल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड भारत में ही कर रही है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित है। चिपसेट्स को 7 भारतीय उपग्रहों से आने वाले संकेतों को डिकोड और प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये चिपसेट्स किसी नेविगेटिंग गैजेट को नाविक के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक हैं। अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट मैरियाना। प्रोजेक्ट मैरियाना को 3 BIS इनोवेशन हब केंद्रों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इनमें शामिल है द स्विस, सिंगापुर और यूरो सिस्टम हब सेंटर्स। इसका बैंक ऑफ फ्रांस, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर और स्विस नेशनल बैंक के साथ विकास किया गया था। इस परियोजना ने वित्तीय संस्थानों के बीच होलसेल केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के सीमा पार व्यापार और निपटान का परीक्षण किया है। इसके लिए इसने पब्लिक ब्लॉकचेन पर नई विकेंद्रीकृत वित्त प्रौद्योगिकी अवधारणाओं का उपयोग किया है। होलसेल CBDC का मतलब है केंद्रीय बैंक भंडार में अंतर बैंक हस्तांतरण और संबंधित होलसेल लेन देन के निपटान से। प्रोजेक्ट उद्भव ये भारतीय सेना की एक पहल है। प्रोजेक्ट उद्धव भारतीय सेना द्वारा शासन कला, युद्ध कला, कूटनीति और शानदार रणनीति के प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त शासन कला और रणनीतिक विचारों की समृद्ध भारतीय विरासत की खोज के लिए शुरू की गई एक पहल है। अपने मूल उद्देश्य में प्रोजेक्ट उद्भव ऐतिहासिक और समकालीन सैन्य रणनीतियों को जोड़ने का प्रयास करता है। इस परियोजना का लक्ष्य स्वदेशी सैन्य प्रणालियों की गहनता, उनके विकास और भूमि पर शासन करने वाली रणनीतिक विचार प्रक्रियाओं को समझना है। अगला टॉपिक है डेमसेल फ्लाई प्रजाति। पश्चिमी घाट केरल में एक नई डेमसेल फ्लाई प्रजाति पाई गई है। इसका नाम आर्मागेडन रीड-टेल रखा गया है। आर्मगेडन रीड-टेल नामक इकोलॉजिकल आर्मगेडन की अवधारणा का सीधा संदर्भ है। ये एक पदावली है जिसका उपयोग दुनिया भर में कीटों की आबादी में विनाशकारी गिरावट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। पारिस्थिति में कीटों की भूमिका परागण, पोषण चक्र और अन्य जीवों के लिए भोजन स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण होती है। पिंक बॉलवर्म। इस कीट का प्रकोप 2021 से उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और दक्षिण पश्चिमी पंजाब की कपास पेटी में सामान्य घटना है। बेसिलस thuringiensis कपास में मिट्टी के बैक्टीरिया से प्राप्त जीन शामिल रहते हैं। कपास की ये फसल इस जीन के कारण एक प्रोटीन निर्मित करती है जो कुछ प्रकार के कीटों के लिए घातक होता है। ये प्रोटीन अमेरिकन बॉलवर्म के लिए भी विषाक्त होता है, लेकिन अब ये प्रोटीन पिंक बॉलवर्म पर प्रभावी नहीं हो रहा है। पिंक बॉलवर्म का वैज्ञानिक नाम है पैक्टिनोफोरा गॉसिपेला। ये संभवतः पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है। इसके तहत वयस्क मादा पिंक बॉलवर्म कॉटन बॉल्स पर अंडे देती है। अंडों में निकले नए लार्वा बीजों को खाते हैं और कपास के रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उपज और गुणवत्ता कम हो जाती है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।